हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एरोनॉमिक्स क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनपीए को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। इसको कंट्रोल करने के लिए कितने सारे एक्ट फॉर्म किए गए हैं, कितने सारे कोड फॉर्म किए गए हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले आपका जैसे सरफासी एक्ट हुआ, आपका एसटीआर हुआ, आपका रीफाइनेंसिंग का पोर्शन हुआ, फिर इसमें आपका एक्यूआर का पोर्शन हुआ, इसको हम लोग ने डिस्कस किया था। आज हम लोग आईबीसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही रिलेवेंट है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से, बिकॉज इकोनॉमिकल में जो भी एनपीए क्रिएट होता है उसका बहुत ही ज़्यादा रेपलिकेशन फेस करना पड़ता है हमारे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में। तो इसीलिए हम लोग आज आप लोग के साथ आईबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आईबीसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। ये कब आपका फॉर्म हुआ था? ये 2016 में फॉर्म किया गया था। इसको फॉर्म करने का सबसे पहला कारण क्या था कि यूजुअली होता क्या था कि कंपनी बैंक से लोन लेते थे, फिर उसको रीपे नहीं करते थे, और ये जो रीपे नहीं करते थे तो बैंक के लिए वो जो एसेट्स हुआ करता था वो एनपीए फॉर्म हो जाता था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब बैंक को दिक्कत हो जाता था कि उस पैसे को रिकवर कैसे करें। तो बैंक उस पैसे को रिकवर आसानी से कर पाए और कंपनी चीट ना कर पाए। जिन लोगों ने भी आपके कंपनी को पैसा दिया है वो लोग क्रेडिटर हैं आपका, उसमें बैंक भी रहता था। अगर वो लोग पेमेंट आपका कंपनी को समय पे किए हैं तो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो पे बैक भी टाइम पे करें। बट कंपनी इसमें आपका फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी परफॉर्म करता था और बैंक को या फिर जो भी क्रेडिटर है उसको पेमेंट नहीं करता था टाइम पे। इससे उनका एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता था, जो आपका इकोनॉमी के लिए एक सेटबैक था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आईबीसी का फॉर्मेशन किया गया था। दो आईबीसी से पहले हम लोग का अलग अलग बोर्ड हुआ करता था, बीआईएफआर, सिका एक्ट 1985, इन सब को गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया और एक नया कोड लेकर के आया। अच्छा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एक्ट क्या होता है और कोड क्या होता है। तो एक्ट समहाउ सब्सटेंशियल पार्ट होता है कोड का, तो कोड समहाउ ब्रॉडर एस्पेक्ट्स होता है रादर देन एक्ट। तो ये आपका कोड फॉर्म हुआ था 2016 में। तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 में करते क्या है हम लोग? इसके लिए एक सीआई आरपीसी आपका अप्रेजल बनाया हुआ है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। एक फुल प्रोसेस है जहां पे आपका जो भी पैसा कंपनी ने लेके रखा हुआ है उस पैसे को रिकवर करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने अपनाया है कि बैंक का नुकसान ना हो, उसका जो एनपीए है वो आपका रिकवर हो जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ना रहे। इसके लिए कुछ कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम लोग अगर आईबीसी कोड 2016 में इनिशिएट करते हैं तो सबसे पहले अपने को एडमिशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी डालना पड़ता है। तो ये हम लोग कहाँ पे डालते हैं, इसके लिए आप लोग को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वो पीछे कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, जहाँ पे हम लोग एनसीएलटी और एनसीएलएटी के बारे में डिस्कस किए थे। एनसीएलटी क्या था? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ये क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट केसेस को ही कंसिडर करता है। यहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेट केस ही एंटरटेन किया जाता है। अगर किसी को एनसीएलटी के जजमेंट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो वो लोग फिर एपीलेट ट्राइब्यूनल दैट इज एनसीएलएटी के पास जाकर के अपना ग्रीवेंसेस को रख सकते हैं। तो आपका इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में एजुकेटिंग अथॉरिटी किसको दिया गया है? एनसीएलटी को। एजुकेटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? जो सारा ही डिसीजंस, सारा ऑब्लिगेशन फुलफिल करेगा, किसका? आपका कंपनी का। अब अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी किसके पास है पावर? एनसीएलटी के पास। अच्छा, एनसीएलटी किस किस केस को लेता है? कंपनी के केसेस को और आपका एलएलपी के केसेस को। एलएलपी पता है आप लोग को, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो जो आपका कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है एलएलपी में, एलएलपी एक्ट 2008 में, उस केसेस को भी कौन कंसीडर करता है? एनसीएलटी। और कॉर्पोरेट केसेस को कौन कंसीडर करता है? एनसीएलटी। अदर देन दैट इसके लिए एक अलग से एजुकेटिंग अथॉरिटी फ्रेम किया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं डीआरटी, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। क्लियर है? अब एनसीएलटी का टोटल इंडिया में 16 ब्रांचेस है। तो जिस कंपनी के साथ जो कंपनी गलत कर रहा है बैंक के साथ, तो बैंक आपका इन 16 ब्रांचेस में से किसी ब्रांचेस में एप्लीकेशन डाल सकता है सीकिंग फॉर इंसॉल्वेंसी एडमिशन। और ये जो एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा एनसीएलटी के पास, इसका एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन विद इन 14 डेज ऑफ द सबमिशन
आपका एनसीएलटी दे देता है। अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर आपके कंपनी को बेचा जाएगा। ये अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो बाय हुक और क्रुक आपकी कंपनी को बेचा जाएगा, बट ऐसे नहीं बेचा जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें पार्टिसिपेट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक प्रोफेशनल बॉडी अपॉइंट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाता है कंपनी का। कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दिया जाता है? उसके एसेट्स के वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए, बिकॉज कंपनी को बेचना है, उसका वैल्यूएशन अगर इनहैंस होगा तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिटर को पे ऑफ कर पाएंगे। तो इसीलिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट किया जाता है जो क्या करता है, अफेयर्स ऑफ द कंपनी पे ध्यान देता है और कंपनी के वैल्यू को मैक्सिमाइज करता है। इसके साथ साथ क्रेडिटर कमेटी का फॉर्मेशन होता है। अब ये क्रेडिटर कमेटी क्या होता है? उस कंपनी को जिसने भी पैसा दिया है उसका एक प्रॉपर लिस्ट बनाया जाता है और उन सभी को क्रेडिटर कमेटी में शामिल किया जाता है। अब आफ्टर फ्रेमिंग क्रेडिटर कमेटी एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि वैल्यू बढ़ाना है। वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने को क्या चाहिए? बायर चाहिए। तो इसके लिए रिजोल्यूशन प्रपोजर को खोजा जाता है। रिजोल्यूशन प्रपोजर कौन होता है? ये एक पोटेंशियल इन्वेस्टर होता है जिसका इंटेंशन होता है कि आफ्टर परचेसिंग सर्टेन कंपनी हम लोग उसके वैल्यू का इनहैंस कर देंगे या उस कंपनी का कायाकल्प कर देंगे, पूरा चेंज कर देंगे। तो कुछ पोटेंशियल इन्वेस्टर या रिजोल्यूशन प्रपोजर को खोजा जाता है जिसका काम क्या होता है? कंपनी को एक्वायर करना। तो अब बहुत सारे प्रपोजर आएंगे, तो क्रेडिटर कमेटी का काम होता है कि उनको जिससे अच्छा ऑफर मिलेगा, जिस इन्वेस्टर से जैसा ऑफर मिलेगा या सबसे अच्छा ऑफर मिलेगा उसको वो लोग सेलेक्ट करेंगे। या फिर अगर क्रेडिटर कमेटी में प्रॉब्लम हो जा रहा है या कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है तो जिस आपका प्रपोजर को लेकर के हाईएस्ट वोट रहेगा उस पर्टिकुलर आपके इन्वेस्टर के एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा कौन? क्रेडिटर कमेटी। एंड आफ्टर सेलेक्टिंग दैट रिजोल्यूशन प्रपोजर का एक्सेप्टेंस, हम लोग क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर चीज को किसके पास लेकर के जाएंगे? अगेन एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी उस रिजोल्यूशन प्रपोजर के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा और प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करेगा। तो ये जो मॉनिटर करेगा आपका शुरू से लेके अंत तक ये मॉनिटर किया जाता है। इसमें आपका प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे हम लोग बात किए आपका रिजोल्यूशन प्रपोजर का, तो पहले क्या होता था? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में उस कोड को भी लोग मिसयूज करने लगे थे कि 2016 में बात किया गया था कि रिजोल्यूशन प्रपोजर अपॉइंट किया जाएगा, बट ये जो अपॉइंटमेंट हो रहा था वो आपके वेल्थ को देख करके अपॉइंट किया जा रहा था। तो कंपनी के प्रमोटर, जो डिफॉल्टर कंपनी के प्रमोटर हैं, वो लोग खुद ही बिड डालते थे टू बी कंसिडर्ड एज अ रिजोल्यूशन प्रपोजर। तो इससे क्या होता था? वो लोग मैनिपुलेट कर पाते थे, अपने कंपनी के एसेट्स को सेल कर पाते थे। तो गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, किसके लिए? रिजोल्यूशन प्रपोजर के लिए या पोटेंशियल इन्वेस्टर के लिए, कि अगर वो बंदा खुद ही इंसॉल्वेंट है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो वो इनएलिजिबल है, वो विलफुल डिफॉल्टर है तो वो इनएलिजिबल है, या फिर कन्विक्टेड एनी ऑफेंस एंड हैव बीन पेनल्टी और इम्प्रिजमेंट 2 और मोर ईयर, तो भी वो क्या है आपका? उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे एज पोटेंशियल इन्वेस्टर। उसने खुद अपना एनपीए 1 साल से ज्यादा करके रखा हुआ है तो भी वो इनएलिजिबल है, या फिर वो कंपनी का प्रमोटर है जो अभी मैंने डिस्कस किया। तो ये कब हुआ? ये आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2017 में अमेंड किया गया इस प्रोविजन को, और प्रमोटर को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया, इनएलिजिबल कर दिया टू बी कंसिडर्ड एज रिजोल्यूशन प्रपोजर। अब अगर ये सब कुछ सही बैठता है तो एनसीएलटी क्या करता है? प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करेगा, फिर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा तो कंपनी सेल ऑफ हो जाएगा और उसके क्रेडिटर को पैसा पे ऑफ हो जाएगा। और ये सारा प्रोसेस टाइम बॉन्ड में होता है। मैक्सिमम 330 डेज ही मिलता है किसको? कंपनी को फुल तरीके से पे ऑफ करने के लिए। किसको? सिक्योर्ड क्रेडिटर को या बैंक को। तो 330 दिन में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर
किसी क्रेडिटर को एप्लीकेशन वापस लेना है तो फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद इन 30 days ऑफ दैट सबमिशन दे कैन टेक बैक द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारा प्रोसेस आपका आईबीसी कोड 2016 में आपका चलता है, जिससे क्या होता है कि जो भी विलफुल डिफॉल्टर है, जो कंपनी पैसा मार के रखा है बैंक का या फिर क्रेडिटर का, वो सारा पैसा फिर उन लोग को पे ऑफ करना पड़ता है। तो ये आपका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है एनपीए को कंट्रोल करने के लिए, किस तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और इकोनॉमी को इनहेंस कर सकते हैं। होपफुली समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।